मुद्दा चाहे देश की सुरक्षा का हो या आपकी रक्षा का, चुनावी विसात हो या रोटी रोजगार की बात हो, जब मुद्दे आपसे जुड़े हों तो उन्हें प्रमुखता से उठाना दिखाना हमारा फर्ज है। नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। केरल में सीरियल ब्लास्ट हुए, 3 लोग मारे गए, 51 लोगों से ज्यादा जख्मी हुए हैं। डोमिनिक मार्टिन नाम का एक शख्स सामने आया जिसने धमाकों की जिम्मेदारी ली, सरेंडर भी कर दिया। सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कहां बनी? कितने लोग इस साजिश में शामिल हैं? क्या ये वाकई धमाके हैं या नफरत की आग में बदले की कहानी? कॉलिंग कार्ड में केरल के बारूदी षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे। आरक्षण का बारूद तो महाराष्ट्र के नेताओं की राह में भी बिछ गया है। महाराष्ट्र के लीडर मनोज जरांगे अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ये थे नहीं, अब लीडर बन रहे हैं और पब्लिक मैदान में आ गई है। नेताओं के घर और दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, आगजनी भी खूब हो रही है, हाईवे जाम है। जनता ने जिनको चुना है उनको ग्रामीण इलाकों में घुसना बंद कर दिया गया है। नेताओं को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर दिया जा रहा है। नेताजी अब मजबूरी के मारे क्यों सुलग रहा है आरक्षण के अंगारे महाराष्ट्र में? बच्चा खेल रहा था, हार्ट अटैक आ गया। कोई जिम में वर्जिश कर रहा था, उसे भी दिल का दौरा पड़ गया। ऐसी कई घटनाएं हम रोज सुनते हैं। इसकी वजह पता लगाई है, ICMR की रिपोर्ट आ गई है। कोरोना पीड़ितों का दिल कमजोर हुआ है, लेकिन इससे बचना कैसे है आज आपको ये बताएंगे। अच्छा, प्याज काटते वक्त तो आंसू निकालता ही है, लेकिन अब खरीदते वक्त भी रुलाने लगा है। 7 दिन पहले 30 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 100 रुपए के नजदीक पहुंचने वाला है। प्याज के दाम क्यों आसमान के भाव छू रहे हैं? आखिर ये जो आग है, ये कीमतों की आग कब बुझेगी? फैक्ट फाइंडिंग में प्याज का महंगा मिजाज। मराठा आरक्षण की आग हो महाराष्ट्र में फिर भड़की है। केरल में सीरियल धमाकों को लेकर जांच मुकाम की तरफ बढ़ेगी या नहीं, ये बड़ी खबरें हैं और तफसील से आपको बतानी है। पर पहले रैपिड राउंड में देश विदेश की वो खबरें जान लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बेल की अर्जी लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहां भी मनीष सिसोदिया को निराशा हाथ लगी। जांच एजेंसियां लगभग 338 करोड़ रुपए का लेन देन सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रही। कोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत में मुकदमा धीमी रफ्तार से चलता है तो वो 3 महीने बाद एक बार फिर बेल के लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी कम से कम 6 महीने और मनीष सिसोदिया को जेल में ही काटने होंगे। जमानत रद्द हुई तो बीजेपी को केजरीवाल पर अटैक करने का एक और मौका मिल गया। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। वैसे विपक्ष के तीखे हमलों के बावजूद केजरीवाल और उनकी पार्टी सिसोदिया के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी पे कितने केसेस होते रहे, लेकिन आखिरकार एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आएगा। 2024 का सेमीफाइनल कहे जा रहे नवंबर का चुनावी संग्राम शुरू होने से पहले एक और टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है, तो दूसरी ओर हंगामे से बेफिक्र VVIPs ने नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से अपना नामांकन भरा। जीत की उम्मीद लिए शिवराज अपने परिवार के साथ कुल देवी देवताओं की पूजा करने भी पहुंचे। ABP न्यूज से खास बातचीत में सीएम शिवराज ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, हम उस मिशन के एक अंग हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए ही और वो हम बना के रहेंगे। शिवराज के सामने इस सीट से कांग्रेस ने टीवी सीरियल्स के हनुमान विक्रम मस्ताल शर्मा को टिकट दिया है। अब छत्तीसगढ़ चलते हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन था। यहाँ सीएम भूपेश बघेल ने पाटन सीट से पर्चा भरा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त? 100% जीत के लिए आश्वासन की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पाटन सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के सुप्रीमो अमित जोगी ने भी यहीं से नामांकन भरा है। वहीं बीजेपी ने भूपेश बघेल के चाचा विजय बघेल को मैदान में उतारा है। इंडिया और भारत पर डिबेट तो खूब चल रही है। इस बीच गूगल ने इस मामले में नई पहल की है। गूगल मैप पर अब आपको इंडिया के साथ साथ भारत भी दिखने लगेगा। अब सर्च करने पर आपको तिरंगे के साथ देश का नाम भारत भी नजर आएगा। गूगल ने मैप पर अपने यूजर्स को ये नया ऑप्शन दिया है।
आप अगर भारत भी लिखेंगे तो आपके सामने अपना देश होगा। हिंदी लिखो या इंग्लिश, भारत लिखने पर भी आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले सरकार की तरफ से पहली बार ऐसा G20 समिट के दौरान किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी की नेम प्लेट पर उस दौरान इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आया था, जिसके बाद बीजेपी और विपक्ष में भारत बनाम इंडिया की लड़ाई तेज हो गई थी। विचारों की ये सियासी लड़ाई अभी भी जारी है। रफ्तार और लापरवाही मिल जाए तो अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। जरा सी चूक अक्सर बने बनाए घरों को उजाड़ देती है। सोनीपत में आज यही हुआ। शादी का जश्न तब कुछ ही पलों में मातम में बदल गया जब मामा की शादी से लौट रही एक गाड़ी NH44 पर पंजाब रोडवेज से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि एक ही परिवार के 4 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। एक भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। 3 तो बंदे यहाँ पर CHC गन्नौर में दाखिल हुए थे, जो यहाँ पर ब्रॉड डेड हो गए थे, और 2 को और तक रेफर कर दिया था। उनमें से एक की और मौत हो चुकी है। भारत में एक्सीडेंट के चलते मरने वाले लोगों के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हर दिन 400 से ज्यादा लोग एक्सीडेंट में बेमौत मारे जाते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी हादसों की बड़ी वजह है। गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन को तेज कर रही है। युद्ध क्षेत्र में रहने वाले लोग या तो घर छोड़कर भाग रहे हैं या फिर किसी सुरक्षित ठिकाने में खुद को छिपा रहे हैं। इजरायल के संभावित फाइनल असॉल्ट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र बड़ी तादाद में रिलीफ वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को गाजा भेज रहा है। बावजूद इसके गाजा को अभी तक पर्याप्त मानवीय मदद नहीं मिल पाई। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बड़ा दावा किया है। IDF के मुताबिक सुरंगों और इमारतों में छिपे हमास के कई आतंकियों को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में ढेर किया गया है। हमास के कब्जे में अभी भी 200 से ज्यादा इजरायली हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए IDF और मोसाद मिलकर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हमास के हमले के 24वें दिन भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लखनऊ में एक मौत से यूपी का हेल्थ सिस्टम सवालों में आ गया है। नौबत यहां तक आ गई कि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को मृतक के घर जाकर सांत्वना देनी पड़ी। मृतक के पिता भैरव प्रसाद मिश्र बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। इनका आरोप है कि 28 तारीख को लखनऊ PGI में 1.5 घंटे तक ये अपने बेटे प्रकाश के इलाज के लिए डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन डॉक्टर्स ने मरीज को भर्ती नहीं किया और किडनी के मरीज बेटे ने दम तोड़ दिया। निश्चित तौर से 1 घंटा तक वहाँ बहुत उन्होंने परेशान किया है, और लापरवाही अगर मेरी इलाज शुरू हो जाता, फिर कुछ हो जाता तो मुझे तकलीफ नहीं होती, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। सवाल है कि जब एक पूर्व सांसद अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रहा तो आम आदमी का भरोसा हेल्थ सिस्टम पर क्यों हो? मामला तूल पकड़ चुका है। PGI के डायरेक्टर ने खुद कैमरे पर डॉक्टर्स की लापरवाही मानी है। समाजवादी पार्टी भी यूपी सरकार को घेर रही है। मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को? कतर में फांसी की सजा पाने वाले इंडियन नेवी के 8 पूर्व ऑफिसर्स को भारत लाने की मांग तेज होने लगी है। आज सुबह विदेश मंत्री S जयशंकर ने 8 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और एक्स नेवी ऑफिसर्स के परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व दे रही है और सभी भारतीयों की सजा को रोकने के लिए तेजी से काम कर रही है। फिलहाल सरकार का पहला फोकस सजा पाने वाले अधिकारियों को कानूनी विकल्प मुहैया कराना है। नेवी चीफ ने भी पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि वो 8 हिंदुस्तानी कतर से वापस आएंगे, जरूर आएंगे। Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. कतर के साथ दिक्कत यह है कि उसने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया। कतर ने इस विवादित जजमेंट की डिटेलिंग कल यानी रविवार तक देने को कहा था। रविवार बीत गया लेकिन जजमेंट की डिटेलिंग नहीं है। कांग्रेस इस बड़े मुद्दे को सरकार का डिप्लोमेटिक फेलियर मान रही है। डिप्लोमेटिकली ये हमारा फेलियर है। अगर हम इतना ताकतवर हो गए हैं तो हमारे मुल्क के लोगों को बाहर में मौत की सजा दी जा रही है, वो भी ऑफिसर्स। ये क्राइम सीन गाजियाबाद पुलिस और एक बदमाश के एनकाउंटर के बाद का है। एनकाउंटर में जितेंद्र नाम के अपराधी को 2 गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जितेंद्र की गोली से एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है, लेकिन जब आप जितेंद्र का असल जुर्म जानेंगे तो रूह कांप जाएगी। 27 अक्टूबर को गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार जितेंद्र और उसके एक साथी ने ऑटो सवार एक छात्रा से मोबाइल लूटने की कोशिश की। वो छात्रा को ऑटो से बाहर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से छात्रा सड़क पर गिर जाती है। बाद में सहेली की मदद से उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। राह चलते लूट और फिर मौत से गाजियाबाद पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं। गाजियाबाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। पहले एनकाउंटर में बलबीर नाम का अपराधी पकड़ा जाता है और साथी जितेंद्र फरार हो जाता है। कुछ घंटे बाद दूसरा एनकाउंटर होता है जिसमें जितेंद्र मारा जाता है। धान की फसल कटते ही दिल्ली NCR के इलाके पराली संकट से जूझने लगते हैं। शहरों में प्रदूषण जानलेवा स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन अब पराली से जुड़ी एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है। कई किसान पराली को जलाने के बजाय उसे बायोमास प्लांट और बॉयलर्स को बेच रहे हैं। इससे न सिर्फ पोल्यूशन कम हो रहा है बल्कि किसान मोटा पैसा भी कमा रहे हैं और इसमें बेलर नाम की मशीन बड़े काम आती है।
सरकार की तरफ से जागरूकता प्रोग्राम भी किसानों की मदद कर रहा है। बाजार में किसानों की पराली खरीदने वाले लोग भी आने लगे हैं, जो 3000 से 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पराली खरीद रहे हैं। कई कंपनियां गत्ता बनाने में पराली का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कुछ पशुओं के चारे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब सरकार का दावा है कि इस साल पराली जलाने के मामलों में 50% तक की कमी दर्ज की गई है। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में इस समय एक ऐसी आग लगी हुई है जो सरकार चाहकर भी बुझा नहीं पा रही, और वो भी जो कोशिश कर रही है उससे आग और ही भड़क रही है। ये आग मराठा आरक्षण को लेकर छिड़े आंदोलन की है, जो लगातार फैलती जा रही है। भूख हड़तालें हो रही हैं, कई लोग खुद की जान ले रहे हैं, मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की गाड़ियों पर पथराव हो रहे हैं और उनके घर, दफ्तरों और इमारतों में जबरदस्त तोड़फोड़ की जा रही है। मराठा आरक्षण सामाजिक न्याय की मांग है, उसके सियासी पहलू भी हैं, पर अब ये गंभीर लॉ एंड ऑर्डर इशू भी बनता जा रहा है और सत्तारूढ़ गठबंधन इससे निपट नहीं पा रहा। जिन गाड़ियों पर फूल बरसते थे, अब पत्थर फेंके जा रहे हैं। नेताओं से कहा जा रहा है एंट्री बैन है। सिर्फ पत्थर ही नहीं बरस रहे, गुस्साई भीड़ ने नेताजी का घर और दफ्तर दोनों को फूंक दिया है। ये घर अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके का है। दरअसल बीते दिनों एनसीपी विधायक सोलंके का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जरांगे के खिलाफ कुछ बोलते नजर आए थे। उनके घर और दफ्तर पर हुए हमले की वजह इसी को बताया जा रहा है। घटना के बाद विधायक प्रकाश सोलंके के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन पुलिस खुद दहशत में है, क्योंकि जब आंदोलनकारियों ने हमला किया तो पुलिस की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना औरंगाबाद के बीजेपी विधायक प्रशांत बंब को भी करना पड़ा, जिनके दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के शहर शहर फैलती ये मराठा आरक्षण की आग है, जिसको लेकर जालना में मनोज जारंगे पाटिल 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 2 महीने में ये उनकी दूसरी भूख हड़ताल है, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। आज तक जो मोर्चे हुए, गवर्नमेंट ने इसकी कोई दखल नहीं है। कोई मराठा समाज किसी भी पार्टी को इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर। सर्टिफिकेट ही चाहिए क्या कि आप पिछड़ा है करके? आपको दिखाई दे रहा है कि सचमुच में कि समाज आज पीछे है। 2024 में जो मराठा का आरक्षण का जो बात करेगा वो महाराष्ट्र पे राज करेगा। देखो ये सैलाब आएगा, धीरे धीरे हमारे यहाँ पेशेंस खत्म होने जा रहे हैं। मराठा समाज की एक ही मांगनी है, हमको 50% के अंदर आरक्षण चाहिए। महाराष्ट्र के कई शहरों ने आंदोलन की शक्ल ले ली है। मुंबई और नवी मुंबई में आंदोलन के अंगारे साफ दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के चूनाभट्टी में एक मराठा लाख मराठा का नारा देते हुए आंदोलन हो रहा है। कई लोगों ने जरांगे पाटिल के समर्थन में भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में भी मराठा समाज के लोग एक मंच के तले बैठे हुए हैं और ये मंच है मराठा समाज का। साकड़ी उपोषण यानी इसे श्रृंखला में उपोषण किया जा रहा है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कामकाजी लोग हैं, व्यवसाय है, रोजगार है, लेकिन मराठा समाज के आरक्षण के लिए तमाम लोग मंच पर बैठे हुए हैं और प्रतिदिन ये लोग बदलते रहेंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है आरक्षण के लिए उपोषण पर बैठे हुए, ये श्रृंखला चलती रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। आंदोलन का असर क्रिकेट वर्ल्ड कप पर भी नजर आया। पुणे में श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच में कई दर्शक काले कपड़े पहनकर आए, हालांकि उन्हें स्टेडियम में घुसने से पहले ही रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनका आंदोलन शांति से चल रहा है, लेकिन तस्वीरें और आंकड़े
अलग गवाही दे रहे हैं। बीते 11 दिनों में 13 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। रविवार को भी एक युवक ने खुदकुशी कर ली, जिसकी पहचान गंगा भीषण रामराव के रूप में हुई, जो बीड़ के परली तालुका का रहने वाला था। बाद में प्रदर्शनकारियों ने शव को बाला साहेब अंबेडकर चौक पर रखकर प्रदर्शन किया, जिससे पूरा यातायात ठप हो गया। मराठा आंदोलन को लेकर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है, जो लोकसभा तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मराठा आरक्षण के समर्थन में मैंने लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना इस्तीफा भेजा है। मराठा आरक्षण का मुद्दा पुराना है, लेकिन इसकी आग ने नई बहस को जन्म दिया है। बावजूद इसके कोई भी राजनीतिक दल खुलकर बोलने से बचता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अगले महीने होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। इन राज्यों में भी एक चिंगारी आरक्षण की आग को भड़का सकती है। अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र सरकार पर टिकी है, जिसे ये समझ नहीं आ रहा कि आंदोलनकारियों को कैसे शांत करे और सामान्य जनजीवन बहाल हो। इस आंदोलन के कारण महाराष्ट्र में मराठाओं के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मौजूदा हालात की तुलना मणिपुर से कर दी, तो एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इसे सरकार का फेलियर बताते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। जो स्थिति मणिपुर में हुई वो महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल को मनोज जरांगे पाटिल से भूख हड़ताल रोकने की अपील करनी चाहिए। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज महाराष्ट्र क्राइसिस में है, एमएलए के घर में जलाया जा रहा है घर, ये पंचायत समिति की बिल्डिंग को आग लगाई है। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा देने की जरूरत है अर्जेंटली। ये तो वो नेता थे जो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हर आंदोलन का कोई ना कोई चेहरा होता है। मराठा आंदोलन को भी एक चेहरा मिल चुका है। नाम है मनोज जरांगे पाटिल, जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर इस बार भी भूख हड़ताल का मोर्चा खोला है। कौन है मनोज जरांगे? मराठा आरक्षण का नया चेहरा है। 25 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 2 महीने में दूसरी बार भूख हड़ताल पर बैठे हैं मनोज जरांगे। पहले 17 दिन का अनशन किया था और सरकार को अल्टीमेटम दिया था। सरकार ने आश्वासन दिया कि उनका मसला सॉल्व किया जाएगा, कुछ ना कुछ निकालेंगे और आपको आरक्षण देंगे। तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए ये आरक्षण के नाम पर जो अनशन था वो खत्म कर दिया। अब नहीं मिला तो दोबारा शुरू कर दिया। मराठा समाज जो मांग कर रहा है वो मांग क्या है, उसे पूरा करने के लिए अड़चन क्या आ रही है आखिरकार, इसकी भी तय तक जाना चाहिए। हम भी गए। 2018 में फडणवीस सरकार ने एक फैसला लिया था, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फैसला क्या था? 2018 में मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया। मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 29 अगस्त 2023 को मराठाओं ने प्रदर्शन किया। मनोज जरांगे पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। 7 सितंबर को 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई जो इस मसले से निपटेगी और इसे खत्म करेगी। जब तक पूरा समाज, पूरा सरकार कायदे से, खुले दिल से इसको समझने की कोशिश नहीं करेगी और नहीं हमें तो सब चाहिए ही चाहिए, अब वो मुद्रा जो होने की लग गई है सब लोगों की, सब वर्ग की, वो बड़ी खतरनाक है। तो जहाँ पर भी ये आरक्षण का मामला है वो हल किया जा सकता है। जिनको बहुत कुछ मिल चुका है उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, उसकी जगह जो दूसरे गरीब तबका है उसको लाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अच्छा, सरकार चाहे कोई भी हो, मराठा आरक्षण का जब मुद्दा आता है तो कोई भी सरकार हो उसे हाथों पैरों की पड़ जाती है। हर सरकार को मराठा आरक्षण पर बुखार क्यों आता है? क्योंकि इस मुद्दे का सियासी असर बहुत लंबा चौड़ा असर है। यूं कहिए कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठा गेम चेंजर है और ये मुद्दा कई सीटों पर हार जीत का फैसला करने का दम रखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मराठाओं की आबादी जो है वो 33% है। 100 विधानसभा की सीटों पर इसका असर होता है। 18 में से 10 मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं।
इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। आरक्षण की जो आग महाराष्ट्र में सुलग रही है, उसका धुआं क्या उन 5 राज्यों तक पहुंचेगा जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं? और अगर आरक्षण की ऐसी कोई मांग इन राज्यों में उठती है तो उसका चुनाव पर क्या असर होगा? वैसे राजस्थान में गुर्जर आरक्षण का मुद्दा पहले बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गुर्जर को एसटी में शामिल करने की मांग हुई थी। राजस्थान में गुर्जर आबादी 7% है। गुर्जर वोटर 11 लोकसभा सीटों पर सीधा असर रखते हैं और ये मांग जो आरक्षण की थी उनकी, वो पहली बार 2006 में उठी। 2007 में गुर्जरों पर गोलियां चली, आंदोलन हुआ, प्रदर्शन करने लगे, 28 लोगों की उसमें मौत हो गई। 2008 में भरतपुर में 7 और दौसा में फिर दोबारा 23 लोग जो है वो इस आंदोलन के कारण मारे गए। 2010 में गुर्जरों को 5% आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन 2015 में सिर्फ 1% आरक्षण मिला उनको, तो फिर आंदोलन शुरू हो गया। 2019 में 8 दिन के आंदोलन के बाद सरकार और गुर्जर समाज के बीच में समझौता हुआ था। महाराष्ट्र आरक्षण के लिए जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो आगजनी हो रही है, इतनी हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, कौन जिम्मेदार है? जाहिर है वो नेता जो झूठे वादे करते हैं कि हाँ भाई साहब ये हम दे देंगे आपको। अब जब वादे पूरे नहीं होंगे तो पब्लिक का गुस्सा तो फूटेगा। महाराष्ट्र आरक्षण में भी ऐसा ही हुआ। मनोज जरांगे ने सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था, सरकार ने भरोसा दे दिया आरक्षण का रास्ता निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मराठा निकले, महाराष्ट्र जल रहा है, आगजनी हो रही है। मेरी गुजारिश ये है कि शांति बनाए रखें, कम से कम पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि इस पर आपका और हमारा सबका पैसा लगता है। बाकी नेताओं से हमारी एक ही दरख्वास्त है कि शांति के लिए वो रास्ता निकालें जो लोगों को भी अच्छा लगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उससे बरकरार रह जाए। चलिए महाराष्ट्र के बाद बात कर लेते हैं केरल की। केरल के कोची में एक धार्मिक सभा में हुए सीरियल ब्लास्ट से सिर्फ राज्य की ही नहीं, पूरे देश की एजेंसियों की और आम आदमी की नींद उड़ गई है। 3 लोगों की मौत हुई है, 51 घायल हुए हैं और 4 की उन घायलों में हालत बड़ी गंभीर है। धमाके के पीछे कौन है, यह अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। हालांकि एक शख्स सामने आया है और उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। सवाल यह है कि क्या यह आतंकवादी घटना है या फिर मानसिक संतुलन खोए किसी गुस्सैल व्यक्ति की बदले में की गई कार्रवाई, जैसे अमेरिका में आए दिन होता रहता है। पंद्रह से 20 मिनट के अंदर 3 जोरदार धमाके। इस शख्स का नाम है अरुण, जो कोची के उसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद था जहां रविवार को प्रार्थना सभा के बीच सीरियल ब्लास्ट हुए थे। आप किधर बैठे थे? Just 4 meter distance. It's a serious blast and one blast and in between 1 minute 3 blast हुआ। 1 मिनट के अंदर 3 ब्लास्ट हो गए। इन सीरियल धमाकों की गूंज ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। शुरुआती छानबीन में पुलिस और एनआईए वही जवाब ढूंढ रही है जो सवाल ऐसे ब्लास्ट के बाद उठ खड़े होते हैं, यानी धमाके के पीछे किसका हाथ है, कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ और धमाके के पीछे वजह क्या है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले यह शख्स अपने आप केरल पुलिस के सामने आता है। नाम है डोमिनिक मार्टिन, जिसने केरला ब्लास्ट स्टोरी से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि डोमिनिक मार्टिन ने ही धमाकों की जिम्मेदारी ली। डोमिनिक पर शक तब और गहरा गया जब इस मामले में एक होटल का पता चला। धमाकों के बाद डोमिनिक इस होटल में आया, 1500 रुपए देकर एक कमरा बुक करवाया। कमरे का नंबर था 410। डोमिनिक ने होटल के कमरे से ही फेसबुक लाइव किया।
धमाकों की जिम्मेदारी ली और फिर हड़बड़ाहट में होटल खाली भी कर दिया, यानी होटल छोड़कर चला गया। वो कल होटल में आया मॉर्निंग टाइम 10:45 को और इधर होटल का रूम में गया और बाद में बेसिकली वो वीडियो शूट करने के लिए इधर आया था। वो वीडियो शूट करके चला गया। हमको कुछ पता नहीं था। मतलब वो एक नॉर्मल आदमी का जैसा आ गया और रूम ले आया। बाद में हमारा बोला चेकआउट हो गया। वो बाद में बोला था हमको कुछ एक्सीडेंट हो गया, मेरा किसी को एक्सीडेंट हो गया, वो थोड़ा इमरजेंसी है बोल के इधर से चेकआउट हो गया था। जो इवनिंग टाइम में पुलिस ने बुलाया, बाद में इसके बारे में कितने बजे के आसपास? 8 बजे तक कैसा कुछ वो इंक्वायरी किया था और उसका पूरा डिटेल्स मांगा था। उसके बाद में हमको पता चल गया आदमी है ऐसा ऐसा है। केरल ब्लास्ट में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन डोमिनिक मार्टिन नाम के किरदार ने केरल धमाकों की गुत्थी सुलझाने में जुटी एनआईए और पुलिस की मुश्किलें और चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। डोमिनिक उस घटना को अंजाम देने के बाद करीबन 1 घंटे बाद यहां पर पहुंचता है, करीबन 15 से 20 मिनट रुकता है, अपना वीडियो बनाता है और यहां से 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन पहुंचा। यानी कि बीच के 2 घंटे की कड़ी अभी और भी है कि आखिर वो 2 घंटे कहां रहा, क्या उसके दिमाग में चलता रहा, क्या कुछ चलता रहा, क्या किसी से फोन पे बात की। ये तमाम वो कड़ियां हैं जिसको पुलिस और जांच एजेंसी जोड़ने की कोशिश कर रही है। अच्छा, डोमिनिक मार्टिन ने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उसने प्रार्थना सभा में धमाके किए क्यों? ब्लास्ट के लिए डोमिनिक को विस्फोटक कहां से मिले? धमाकों की साजिश के पीछे मार्टिन का मकसद क्या था? क्या इतना बड़ा षड्यंत्र उसने अकेले ही अंजाम दे दिया या फिर इसके पीछे और लोग भी हैं? ये कई सवाल थे जो हमारे आपके सबके मन में होंगे। मार्टिन ने धमाकों की जिम्मेदारी ले ली, बल्कि इसकी वजह भी बताई। उसने क्या कहा अपने कबूलनामे में? डोमिनिक ने कहा कि वो एक ग्रुप है जिससे ईसाई धार्मिक ग्रुप है यहोवा के साक्षी, उससे जुड़ा हुआ था। इसी ग्रुप की प्रार्थना सभा में ये धमाके हुए हैं। लेकिन यहोवा के जो विचार थे उससे डोमिनिक इत्तेफाक नहीं रखता। डोमिनिक का आरोप क्या है कि यह ग्रुप बच्चों और नौजवानों के दिमाग में जहर घोल रहा है। डोमिनिक ने यह भी कहा कि इन्हीं बातों से वो नाराज था, जिसके बाद उसने रविवार को प्रार्थना सभा में धमाके कर दिए। एनआईए अब मार्टिन के उन बयानों को परखने में लगी है, क्योंकि तफ्तीश में मार्टिन से जुड़ी कई और अहम जानकारियां भी मिली हैं। अब वो जानकारियां क्या है? जांच में डोमिनिक का एक दुबई कनेक्शन सामने आया है। वो 15 साल तक दुबई में रह चुका है, वहां पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। 2 महीने पहले ही दुबई से वापस आया और इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाने लगा यहाँ पे अपना घर चलाने के लिए। ये उसके बारे में अब तक एजेंसियों को पता चला है या उसने कबूल किया है। ये टीम भी यहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुंची थी कि आखिरकार किस तरीके से जो डोमिनिक मार्टिन है उसकी जो तार है वो आगे जुड़े हुए हैं। वो दुबई में जब जॉब कर रहा था, किन किन लोगों के संपर्क में था, आखिरकार क्यों उसने इतने बड़े धमाकों को अंजाम दिया। कहीं इस पूरी इंसिडेंट के पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं है। तो आप फिलहाल देख सकते हैं जो घर है वो लॉक्ड है और इस घटना के बाद से ही परिवार का कोई सदस्य बाहर निकलकर बात नहीं कर रहा है। तो फिलहाल जो डोमिनिक मार्टिन का जो दुबई कनेक्शन जो यहाँ पर आ रहा है वो भी इस मामले को बेहद संदिग्ध बना देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंसीज को लगता है कि कोई एक शख्स अकेले इतने बड़े सीरियल ब्लास्ट को अंजाम नहीं दे सकता। डोमिनिक साजिश का चेहरा है या सिर्फ मोहरा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 दिन पहले ही फिलिस्तीन के समर्थन में केरल में एक रैली हुई थी और उसमें हमास का लीडर खालिद मेशाल वर्चुअली जुड़ा था। केरल में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर बैन लग चुका है और पहले भी वहां जिस तरह से इन कट्टरपंथी संगठनों की संदिग्ध गतिविधियां रही हैं उसको लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। केरल में हुए सीरियल ब्लास्ट की जांच ये एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि 2013 के बाद पहली बार देश में कहीं ऐसे धमाके हुए हैं। बीते 9 साल में देश में ऐसे धमाके बिल्कुल बंद हो चुके थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कहां कहां हुए थे इससे पहले धमाके। हैदराबाद में फरवरी 2013 में सीरियल ब्लास्ट हुए, 18 लोगों की जान चली गई थी। 13 जुलाई 2011 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, 26 लोगों की उसमें जान गई थी। 10 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ, वहां 9 लोगों की जान गई थी।
13 सितंबर 2008 को दिल्ली में कई जगहों पर धमाके हुए थे, 23 की जान चली गई थी उसमें और 120 घायल हुए थे। उसी साल 26 जुलाई को अहमदाबाद में भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उनमें 56 लोगों की माफ कीजिएगा मौत हो गई थी। तो ये सारे वो थे। अब आपको ये बताते हैं कि केरल के धमाकों का एक सिरफिरे शख्स का ये जुनून था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, ये हम ही नहीं खंगाल रहे, सारी एजेंसियां भी खंगाल रही हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए NIA जैसी भरोसेमंद जांच एजेंसी भी लगी हुई है। धमाके केरल में हुए हैं तो केरल सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री विजयन ने 20 सदस्यीय एक जांच समिति गठित कर दी है, जिसे ना सिर्फ कोची को दहलाने वाले असल गुनहगारों तक पहुंचना है, बल्कि धमाके की साजिश का मकसद भी बाहर लाना है। केरल ब्लास्ट का सच तो सामने आएगा ही, लेकिन एक स्टडी सामने आई है, आपकी सेहत और दिल से जुड़ी हुई बहुत अहम खबर है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है। 2 नवंबर को ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। ये नोटिस क्यों जारी हुआ है? नोटिस जारी हुआ है शराब नीति को लेकर। जो एक्साइज पॉलिसी आई थी उसमें पहले ही जिस तरह से संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया, आज ही मनीष सिसोदिया की बेल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो खारिज हुई है। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत, अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना होगा। शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी और अरविंद केजरीवाल को समन इशू हो गया है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर पिछले 1-1.5 साल से लगातार विवाद चल रहा है। ये आरोप लगे थे कि इस शराब पॉलिसी में बहुत सारे लोगों को, जो शराब से जुड़े हुए कारोबारी हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक सांठगांठ के तहत ये पॉलिसी लाई गई थी और उसी के चलते आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और अब ले देकर बात जो है वो पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल तक। ईडी उनसे पूछताछ करेगी। इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि कल से इस पूरे मामले को लेकर अब एक नई सियासत भी शुरू हो जाएगी। टाइम भी नहीं दिया गया है, आप देखिए कि 1-2 दिन बाद ही पेशी के लिए बुला लिया गया है। चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं आपकी रसोई की और उससे इस्तेमाल होने वाले प्याज की। पहले टमाटर ने रंग दिखाए थे, दाम 300 रुपये तक पहुंच गए थे, अब प्याज रुलाने लगा है। सिर्फ एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में ऐसी आग लगी कि रसोई का जायका बिगड़ने लगा है। जो प्याज 30 रुपये किलो मिल रहा था वो अब 80 रुपये के पार पहुंच गया है बहुत सारे शहरों में। देश के कई शहरों में तो ये 100 को भी टच करने वाला है। लेकिन प्याज महंगा हुआ क्यों? क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी पर छिड़ा घमासान इसकी वजह है या जमाखोरी? देश का बड़ा हिस्सा जो है वो नासिक से प्याज आता है और वहीं का प्याज हम आप अपने घरों में खाते हैं। तो क्या रसोई तक जो पहुंचते पहुंचते वहां प्याज महंगा हो रहा है या ये नासिक से ही महंगा आ रहा है? महंगाई में गरीब आदमी मारा जा रहा है, कितनी प्याज खा लेगा? जो मान लो 2 प्याज डालते थे अब आधी डालनी पड़ रही है। हमारी 4 रुपए की है, खर्चे 10 रुपए के, कहाँ से आएंगे 6 रुपए? पहले टमाटर महंगा हुआ था, अब थोड़ा सा टमाटर में राहत मिली है तो प्याज बहुत महंगी हो गई। पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स का वक्त हो गया। देखते हैं फटाफट कि क्या कमेंट्स आपने भेजे हैं हमारे शुक्रवार के शो को लेकर। बिहार यूपी को दिल्ली मॉडल अपनाना चाहिए, शिक्षा पर 25%। ये बिहार की खबर थी, उस पर आया। हवाएं स्टेट देखकर नहीं बहती हैं, प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है, सिर्फ दिल्ली की नहीं है। हरियाणा यूपी सरकार कोई एक्शन प्लान नहीं बनाती लेकिन ब्लेम गेम में सबसे आगे रहती है, ये प्रियम कह रहे हैं। चलिए 2 ही कमेंट्स दिखा पाएंगे, समय की कमी है। लेकिन आपको आज का शो कैसा लगा, आज के मुद्दे, आज की खबरें कैसी लगी, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे कल रात 9 बजे फिर पब्लिक इंटरेस्ट में मुलाकात होगी, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।